सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना वायरस नाजरीन जो कि दूसरा स्पेल है, इसने मुल्क भर को अपनी लपेट में ले लिया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी में केसेस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई है। इंतज़ामिया ने शहरियों से SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है, लेकिन अवाम मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना केसेस की सबसे ज़्यादा मुस्बत शरह कराची में रिकॉर्ड हुई है। दूसरे नंबर पर हैदराबाद है, जहां पर कोरोना वायरस के मुस्बत आने की शरह 8.43% रिकॉर्ड की गई है। जबसे कम शरह गुजरावाला में रिकॉर्ड की गई, जहां पर 0.59% रिकॉर्ड की गई। आवाम को किस तरह समझाया जाए, कैसे बताया जाए नाज़रीन कि कातिल वायरस है जो ना किसी अमीर को देखता है ना ही गरीब को, बस एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है। और वैक्सीन जो है वो 2021 तक पाकिस्तान आने के इम्कानात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे हमारे तिब्बी माहिरीन से। मानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सरबराह हैं कोरोना टास्क फोर्स के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर फैसल महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर हैं। मैं गुफ्तगू डॉक्टर साहब आपसे करना। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, वैक्सीन जो कि बरतानवी वैक्सीन है फाइजर, और ज़ाहिर उस हवाले से आपने पहले भी गुफ्तगू की थी कि जिस दर्जा हरारत पर वो ट्रैवल करती है वो हम तो अभी फ़िलहाल उससे इस्तेफादा नहीं हासिल कर सकते, लेकिन जो चीनी वैक्सीन है उसके हवाले से क्या इंतजामात हुकूमत कर रही है? भारत में भी ये वैक्सीन आ गई है, हमारे पास ये वैक्सीन कब आएगी और हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल कब शुरू करेंगे? जी, मेरा अंदाज़ा ये है कि अगले साल के वस्त तक ये बड़े पैमाने पे अवेलेबल हो जानी चाहिए। ये वैक्सीन जो है चाइनीज़ वैक्सीन, ख़ासतौर पे जो कैंसिनो बायो की जो वैक्सीन है जिसके तहत NIH के तहत जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और ये जो वैक्सीन है जो फाइजर एक्चुअली जो वैक्सीन है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये अमेरिकन है जर्मन कोलैबोरेशन के साथ। इसमें है ये कोल्ड टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं रहेगी। लेकिन जो बरतानिया के अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एस्ट्राजेनेका का जो कोलैबोरेशन है वो वैक्सीन भी सूटेबल हो सकती है। वो कोल्ड वायरस को मॉडिफाई करके बनाई गई है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग वायरस है कोल्ड वायरस उसमें थोड़ा सी तब्दीलियां करके और उसकी बुनियाद पे वैक्सीन बनाई गई है जो एस्ट्राजेनेका ने बनाई है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन इस वक्त तैयार हो रही हैं। कुछ उसके DNA के स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं, कुछ RNA वैक्सीन हैं, कुछ प्रोटीन्स के ऊपर जो इसका जो सरफेस प्रोटीन्स हैं, स्पाइक 2S प्रोटीन होता है, उसके ऊपर बुनियाद की बनाई गई हैं। तो ये अभी देखना पड़ेगा हमें कि इनमें से कौन सी वैक्सीन कामयाब होती है, कितने % तक सक्सेसफुल रेट होती है, और और सबसे अहम सवाल ये कब तक उसका असर रहता है। हाँ। कितने अरसे तक आपके जिस्म में मुदाफ़ियत। क्योंकि डॉक्टर साहब आज WHO ने कहा है कि अगर वैक्सीन आ भी गई है तो हम ये ना समझे कि वायरस खत्म हो जाएगा। तो यही सवाल अहम बनता है कि वैक्सीन लगाने वाले क्या बेफिक्र हो जाएं कि अब उनको वायरस नहीं होगा? जी, उस वैक्सीन के एक अरसे तक तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन वो अरसा 4 महीने है, 6 महीने है, 1 साल है, 2 साल है, इसके बारे में अभी तक कोई स्टडीज नहीं है क्योंकि पहली दफा ये वायरस आया है। ये हमें वक्त ही बताएगा कि क्या है, क्योंकि इसमें जो एक बड़ा मसला ये है कि वायरस म्यूटेट कर रहा है। और जो कराची यूनिवर्सिटी में हमारा ही सेंटर है, जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, उसमें 48 सैंपल्स का जेनेटिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया है और पता चला है कि बहुत सी एरियाज में सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस हो गई हैं। खासतौर पे जो मैकेनिज्म होता है जिसके तहत ये खलियों में दाखिल होता है, स्पाइक 2S प्रोटीन जो है वो ACE रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर दाखिल होता है, वहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशंस आ गई हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली म्यूटेट कर रहा है। ये म्यूटेट कर रहा है और ये बात आप कई बार कर चुके हैं। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, जो ये दूसरी लहर है कोरोना की, हमने देखा इसमें डेथ रेशो बहुत बढ़ गया, इसकी क्या वजह है? तो देखिए, हमारा डेथ रेशो जो है वो तकरीबन वही है, डेथ रेट बढ़ गया, यानी कि जितने लोग मर रहे हैं ज़्यादा लोग मर रहे हैं। मगर अगर शरह देखी जाए कि अगर हर उम्र में देखा जाए कि कितने फीसद लोग मर रहे हैं, तो वो तकरीबन इतना ही है। ज़्यादा लोग मरने की वजह ये है कि वायरस ज़्यादा फैला हुआ है। जितना वायरस फैलेगा इतने लोग इन्फेक्ट होंगे और ऑब्वियसली इतने लोग की जान जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, अब वही बात की जितनी गैर संजीदगी का मुजाहरा आवाम कर रही है, एक चीज़ से डर के अब बेखौफ हो गई है आवाम, क्या तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? क्योंकि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं अगर हम बाहर जाएं तो। बिल्कुल, एंड आई थिंक लोगों को यही समझने की ज़रूरत है
कि ये वायरस है बहुत खतरनाक। एंड जो चीज़ लोग समझते नहीं है वो ये कि और हम भी एक्चुअली बात भी ये करते रहते हैं कि कितने लोग मरे, मगर जो लोग मरते नहीं है, जो लोग अस्पताल दाखिल नहीं होते, उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब होती है। मतलब इसके अंदर बहुत शदीद जिस्म में दर्द, सर में दर्द, बुखार बहुत तेज़ होता है। मेरे कुछ मरीज़ हैं जिन्होंने कहा कि उनको इतना शदीद जिस्म में दर्द कभी भी नहीं हुआ, या इतना शदीद सर में दर्द कभी भी नहीं हुआ, और बीमारी ख़त्म होने के बावजूद, खत्म होने के बाद भी कई महीनों तक तबीयत खराब रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अस्पताल नहीं गए। जो यंग लोग हैं वो समझते हैं कि भाई हम नहीं मरेंगे, मगर ये बीमारी अच्छी खासी बुरी होती है जब लगती है। तो सही बात है। और लगारी साहब, आप भी कोरोना का शिकार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने फ़ाइट की और आप निकले। वो पहली लहर में आपको कोरोना हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पर जब हम बाहर निकलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, तो मास्क तो लगाते ही नहीं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, हाथ मिलाया जा रहा है, गले मिल रहे हैं लोग एक दूसरे से, और अगर ना हाथ मिलाएं तो लोग बुरा भी मान जाते हैं कि आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे। तो ये जो रवैया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं हमें समझने की ज़रूरत है। और कोरोना जो है वो ज़ात नहीं पूछता, वो आपकी नस्ल नहीं पूछता, आपकी उम्र नहीं पूछता, आपका सोशल स्टेटस नहीं पूछता, आपका ख़ानदान नहीं पूछता। ये इस तरह का वायरस नहीं है, वो कहीं भी किसी भी जगह पर इन्फेक्ट कर सकता है पेशेंट को, और उसके साथ उसे बहुत ज़्यादा, देखें बहुत से वायरसेस आए दुनिया के अंदर, और उनके आपने वैक्सीन भी ईजाद की और लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो वायरसेस ख़त्म हो गए। हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि कोरोना आ गया है तो ये ख़त्म भी हो जाएगा, इसलिए कि हेपेटाइटिस की जितने भी हैं, ए बी सी जो भी हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। एड्स के जो जिससे लगता है वो उसके अवामिल ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत सी और बीमारियां हैं जो ख़त्म नहीं हुई हैं, तो ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, और ये लीथल है और ये ज़्यादा जानलेवा है और ज़्यादा सख्त है। तो हमें इसको ये देखना है कि इसके लिए एक ज़िंदगी नई शुरू करनी पड़ेगी। जो पहले एक पोस्ट कोरोना था, और अब जो है पहले वो एक प्री कोरोना एज था, पोस्ट कोरोना एज जो है, हमें इसको भी पेश नज़र रखना होगा कि बाज़ चीज़ें हमें मुस्तकिल अपनाना होंगी। जापान इफ़ेक्ट नहीं हुआ इसलिए कि जापान में लोग वैसे ही मास्क पहनकर सफ़र करते हैं, वो वैसे ही अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, वैसे ही वो तमाम चीज़ें अपने दीगर जरासीम से जो है वो अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, तो वो इससे भी बच गए हैं बड़ी हद तक। और बाकी देखें जो शदीद मुतासिर ममालिक हैं, उनकी निस्बत अगरचे हमारी हालत बेहतर रही है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा ठीक ही रहें।